Hello and welcome to you all to the Wisdom classes by Harish Sharma. Once again, I am here with you all having taken very important MCQs from the chapters Chapter 3 and Chapter 4 Economics. Chapter 5 बेटा CBSE ने अभी कोर्स में नहीं रखा हुआ है कंज्यूमर राइट्स, तो यहीं पर हमारा कोर्स इसमें ओवर हो जाता है चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4. दूसरी बात बेटा, ये दोनों ही चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस तो कुछ बन जाते हैं, लेकिन एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस बनना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली आपको 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स क्वेश्चंस ही मिलेंगे. ये मैं अभी एक पहली वीडियो में बता चुका हूँ. 3 एंड 5 मार्क्स क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट होंगे उनके लिए एक दो वीडियो मैं आपके लिए बहुत जल्दी डालने वाला हूँ. ठीक है, तो यहां से टोटल हम 18 क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं दोनों चैप्टर से मिलाकर. सो आई होप सो दैट यू आर रेडी. सो लेट्स बिगिन अवर क्लास ऑफ द डे विद वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम इकोनॉमिक्स पार्ट. ओके, चलिए बेटा, ये मैं आपसे रोज बोल रहा हूं, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल भी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. बेटा देखिए, अगर आप शेयर करेंगे इसमें आपका कोई भी लॉस नहीं है, पहली चीज़. दूसरी चीज़, जो बच्चे जिनके पास कंटेंट अवेलेबल नहीं है या वो चाहते हैं कि क्विक रिवीजन में उनको कुछ मिल जाए, तो बेटा आपका कुछ नहीं जाएगा, बच्चों का भला हो जाएगा. ठीक है, हमारे अंदर एक हेल्दी कंपटीशन की फीलिंग होनी चाहिए क्योंकि कई बार होता है बच्चों को लगता है कि अगर कुछ अच्छा है तो ये बस हमारे पास रहे, राइट. तो अगर अच्छा है या बुरा है डजेंट मैटर बेटा. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट फॉर माई लेवल द बेस्ट, लेकिन आप लोग इसको शेयर जरूर कीजिए. और लाइक में पता नहीं क्यों कंजूसी करते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है. एक क्लिक ही करना होता है, तो चलिए ये काम कर लीजिए. और जो नए अभी हमारे व्यूअर हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए. सो लेट्स बिगिन अवर क्लास. फर्स्ट चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट से हम बात कर रहे हैं बेटा. मनी एंड क्रेडिट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमने व्हाट इज़ मनी के बारे में पढ़ा है, क्रेडिट क्या है इसके बारे में पढ़ा है, मनी कैसे आया, मनी से पहले क्या क्या लोग यूज़ करते थे, मनी आया तो फिर कौन से इंस्टीट्यूशंस आए जिसमें इसको डिपॉजिट किया गया, डिपॉजिट क्यों किया गया, डिपॉजिट कौन सी मनी की गई थी वहाँ पर. ठीक है, बैंक उस डिपॉजिट मनी का क्या करता है, हम जो पैसा जमा करते हैं हमें उससे बैंक क्या देता है, राइट. और बैंक की अर्निंग का सोर्स क्या है, जब बैंक उस पैसे को लोन पर देता है तो वो क्या हमसे लेता है जिसको हम कोलेट्रल कहते हैं. ऐसी बहुत सारी चीज़ों का आपने एक भंडार इस चैप्टर में पढ़ा होगा. ठीक है, उसके बाद आप आगे जाकर आपने पढ़ा होगा कि फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर्स के क्रेडिट क्या हैं. ठीक है, तो चलिए मैं तो शुरू हो गया, कोई बात नहीं, इट्स माई हैबिट एक्चुअली, कोई बात नहीं बेटा. तो हम सीधा अभी क्वेश्चंस पे बात करते हैं. करेंसी नोट्स इन इंडिया आर इश्यूड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. इजी क्वेश्चन से शुरू किया गया है. अब बात फिर से वही आती है, इजी तो सर उन्हीं के लिए होते हैं क्वेश्चन जिनको आता है, बाकी तो कोशिश करते हैं कि एग्ज़ाम में भी कहीं से हाथ लग जाए, है ना. एग्ज़ाम में बच्चे ना अक्सर बेटा उम्मीद यही करके जाते हैं कि कोई तो करके आया होगा तैयार. चलिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हम बात करेंगे जो करेंसी नोट्स को इशू करता है. यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कितना बोल रहा हूँ बेटा मैं, आप डालने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं. अभी आप मुझे करंट के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का नाम बताएंगे. ठीक है, नाउ दिस इज योर ड्यूटी. आई होप सो दैट यू विल हैव टू डू बेटा, टेक इट सीरियस. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिस्क्राइब कोलेट्रल. अभी मैंने शुरू में ही बताया था कोलेट्रल नाम की एक चीज़ है जो बैंक अपने पास रखता है, तो वो क्या है. तो आप बताएंगे क्या आंसर होगा. डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स है इसका आंसर, सर्टेन कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, ट्रेड इन बार्टर या एसेट एज गारंटी. चलिए, आपने आंसर लगा लिया होगा, मैं टिक कर देता हूं. आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर. एसेट एज गारंटी, बैंक अपने पास कुछ हमारी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स या हम जहां जॉब कर रहे होते हैं वहां से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स या कोई भी हमारे पास लैंड है उसके डॉक्यूमेंट्स, कुछ एविडेंसेस कोलेट्रल के तौर पर रखता है. क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं बेटा.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट? अब फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट और इनफॉर्मल क्या होता है, मैं थोड़ा सा जरूर आपको बताऊंगा बेटा। जब हम इनफॉर्मल की बात करते हैं, इनफॉर्मल में हमारे पास वो सब लोग आ जाते हैं, हमारे रिलेटिव्स, इनफॉर्मल में बात कर रहा हूं, हमारे फ्रेंड्स, हमारे नेबर्स, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, ऐसे लोग इनफॉर्मल में आ जाते हैं जो हमारे इजी एक्सेस में होते हैं। तो फॉर्मल में कौन आएंगे फिर? सब कुछ तो बता दिया बेटा, कहो तो एग्जाम में भी लिख के आ जाऊं? हाँ हाँ सर लिख के आ जाओ। चलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ठीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे बेटा हम। एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, जो पहले ही यहां पर लिखा हुआ है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, 3 और 5 नंबर का क्वेश्चन। मुझे लग रहा है ये इस बार आना चाहिए, मुझे इंट्यूशन आ रही है, बाकी आपका मन और दिल। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है जो 15 से 20 लोग एक साथ इस ग्रुप को बनाते हैं, ओके, और एक दूसरे की फिर म्यूचुअल हेल्प करते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प टू रिड्यूस द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। रीजन, इनफॉर्मल सेक्टर इंक्लूड्स मनी लेंडर, ट्रेडर्स एटसेट्रा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? देखते हैं, मैंने कुछ आंसर ऐड किए होंगे। यस, बताइए। फिर से मैं आपको दिखा देता हूं, आराम से आप क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। अब मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं, तो ऑप्शन के हिसाब से जो मेरा आंसर है अकॉर्डिंग टू डेटाज वो ये होगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप किसी पर बर्डन कम करने के लिए स्पेशली नहीं, सिर्फ उन लोगों की हेल्प करने के लिए बनाया जाता है बेटा जिनके एक्सेस में फॉर्मल चीज़ें नहीं है, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके पास लैंड नहीं है। तो वो आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ एक ग्रुप बनाते हैं और वहाँ पैसा कलेक्ट करते हैं, जिसके थ्रू वो अपनी हेल्प कर लेते हैं। तो ऑप्शन 4 के साथ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द मोस्ट आएगा बेटा, यहां पर द ऐड कर लीजिए, द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन मेड इन मनी। आपको पता है मनी से पहले हमारे यहाँ पर बार्टर सिस्टम चलता था बेटा, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को हम एक्सचेंज कर लेते थे। आपको मैं बता दूं बेटा, अभी भी बहुत जगह अगर आप रिमोट एरियाज में विजिट करेंगे तो वहाँ पर जो गांव के लोग होते हैं, दे जर्नली एक्सचेंज दियर गुड्स। जिसके पास कोई चीज़ ज़्यादा है वो जर्नली दूसरे के साथ वो एक्सचेंज कर लेता है जिसकी वो नीड उसको होती है। तो कहीं ना कहीं बार्टर सिस्टम आज भी है। अच्छा, बार्टर सिस्टम स्कूल्स में भी हुआ करते थे अभी भी अगर आप देखेंगे तो होते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा कुछ लंच में ऐसी चीज़ लेकर आया है जो बहुत टेस्टी है, राइट, मुंह में पानी आ गया होगा, मेरे भी आ गया थोड़ा सा। तो वो क्या करते हैं बेटा, वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। कई बार हमें दूसरे की चीज़ ना बहुत टेस्टी लगती है देखने में, है ना, दूसरे की थाली में लड्डू अक्सर बड़े लगते हैं। तो बार्टर सिस्टम आज भी कहीं ना कहीं अभी जीवित है। तो आप प्लीज़ इस आंसर को बता दीजिए। खाने की बातें हमने कर ली हैं, तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ द इजीएस्ट वे। ठीक है, रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर ए के साथ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज डन विदाउट यूज ऑफ मनी? अभी तो बात कर रहे थे हम सर, इतना इजी क्वेश्चन दे दिया आपने, है ना। कोई बात नहीं मेरे बच्चों, बात वही याद रखना, आता है तो इजी है, नहीं आता है तो बहुत सारे बच्चे बेटा फैन ही देखते रहते हैं बैठकर, है ना, कि ये फैन ही चल जाए, थोड़ा सा टाइम कट जाएगा हमारा एग्जाम में। तो बार्टर सिस्टम पर हम टिक लगा देते हैं, बार्टर सिस्टम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, banks provide a higher rate of interest on which of the following accounts? देखिए बेटा, अकाउंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर जर्नल से हम सेविंग और करंट की बात करते हैं, लेकिन एक और होता है, अकाउंट तो नहीं होता उसको, लेकिन अकाउंट्स के नाम से ही मेंशन किया जाता है, ठीक है, बैंकिंग लैंग्वेज में। तो बताइए वो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मेरे बच्चे बताएंगे वो क्या होता है। तो चलिए, वो होता है बेटा फिक्स्ड डिपॉजिट्स फॉर लॉन्ग पीरियड। मैं बता देता हूँ, सेविंग अकाउंट से हमें क्या मिलता है? व्हेन वी डिपॉजिट आवर मनी टू बैंक, बैंक जनरली गिव्स अ फिक्स्ड
परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन आवर मनी, राइट। जैसे 4.5, 4.3 जो भी स्लैब चेंज होता रहता है बैंक का। करंट अकाउंट में क्या होता है बेटा, करंट अकाउंट जब हम ओपन कराते हैं, मोस्टली बिजनेसमैन जो होते हैं वो करंट अकाउंट ही ओपन कराते हैं, क्योंकि उनको कभी भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो उस पर बैंक अवेलेबल रखता है हर समय मनी, तो उस पर बैंक को वो लोग इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, जिसमें हमने मान लीजिए 1 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़, 50,000, 10,000, अब तो स्मॉल से स्मॉल फिक्स डिपॉजिट हो गया है। हमने एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए उसको फिक्स कर दिया कि इस टाइम तक वी आर नॉट गोइंग टू विदड्रॉ दिस मनी, 1 साल के लिए हम इस पैसे को छेड़ेंगे नहीं, तो उस पर भी अच्छा खासा बैंक्स इंटरेस्ट दे देते हैं, 9.5, 11.5 तक भी चला जाता है, ठीक है। तो ये फिक्स डिपॉजिट है बेटा इसका आंसर, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। फिर से एक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज। अरे बेटा, मैंने तो कितनी बार देखा है, ये पता नहीं इन लोगों को कोई पकड़ता क्यों नहीं है। कई बार वो कॉइन चलते हैं हमारे 10 रुपीज़ के, बहुत सारे शहरों में मना कर देते हैं, ठीक है, बहुत सारे शहरों में उनको ले लेते हैं, लेकिन कोई नहीं, हमारे सिलेबस में है तो हमें फ़िलहाल तो करना ही है। येस ऑफ कोर्स आई अप्रिशिएट माई कंप्लीट इंडियन लीगल सिस्टम। तो यहाँ पर नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज पेमेंट मेड इन रुपीज़, कोई भी लिख कर नहीं दे सकता कि ये पैसे मैं नहीं लूँगा, मुँह से कोई भी कुछ बोल सकता है, ठीक है। रीजन, द इंडियन लॉ लीगलाइजेज द यूज ऑफ रुपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बड़ा सिंपल और क्लियर सा होने वाला है, तो ये ऑप्शन हो जाता है हमारा ए इज द राइट आंसर। दोनों ही सही हैं और आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। वंस अगेन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन ही है हमारे सामने। बैंक्स कीप अ मेजर प्रपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश विद देमसेल्व्स। ओके, रीजन, banks make use of the deposits to meet the loan requirements of the people। बताइए बेटा क्या आंसर इसका होगा। स्टेटमेंट्स आप पढ़ लीजिए। बैंक्स कीप अ मेजर प्रपोर्शन ऑफ दियर डिपॉजिट्स एज कैश विद देमसेल्फ, और रीजन में उन्होंने कहा है कि वो डिपॉजिट्स को लोगों के रिक्वायरमेंट्स पूरा करने के लिए लोन पर उसको दे देते हैं। तो उम्मीद है बच्चों ने जो चैप्टर अगर पढ़ा है तो उनको यहाँ से आंसर क्लियर हो गया होगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ बेटा, स्टेटमेंट्स देख लेता हूँ। वेट अ मिनट। ओके, इसका बेटा आप इसका चेंज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 को चेंज करते हैं हम, क्योंकि इसमें हमारा ए फॉल्स है। ए क्यों फॉल्स है मैं बता देता हूँ। बैंक अपनी मेजर मनी को बेटा लोन पर देते हैं, ठीक है, अपने पास नहीं रखते। अपने पास रखकर वो क्या करेंगे, तो हम इसके ऑप्शन पे जाएंगे। यस, हाँ, डी पर ही जाएंगे हम। ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, फोर्थ पर ही जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट्स। 1 नंबर का जर्नल क्वेश्चन भी पूछा जाता है और कई बार ये भी आ जाता है कि इसकी नीड क्यों है, डिमांड डिपॉजिट्स की नीड क्यों है। पता है बेटा, आजकल लोग इतने चतुर हो चुके हैं, इतने चालाक हो चुके हैं, उनसे अगर, जबकि हमारे यहाँ लॉ बन गया है कि अगर आप किसी का चेक बाउंस होता है तो आपको सज़ा भी है, फिर भी लोग डरते नहीं हैं। ये आई डोंट अंडरस्टैंड वाई पीपल डू नॉट फियर ऑफ द लीगल सिस्टम, बट वो उनका पर्सनल पर्सपेक्टिव है। मेरे हिसाब से हमें रहना तो लीगल कंडीशंस में ही चाहिए बेटा, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, कोई तानाशाही नहीं है यहाँ। तो डिमांड डिपॉजिट्स को इसलिए बेटा लाया गया है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने चेक दिया है लेकिन हमारे अकाउंट में पैसे ही नहीं हैं। हम बन गए हैं बहुत बड़े कि लो 5 करोड़ का चेक हमने काट कर दे दिया है, लेकिन अकाउंट में पड़े हुए हैं 5 रुपये। मतलब 5 रुपये तो नहीं है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब कोई इंसान चेक लगा रहा है जाकर तो वो बाउंस हो जाता है। लेकिन डिमांड डिपॉजिट्स बनता ही तब है बेटा जब हमारे अकाउंट में या तो पैसे हों या हमने पैसे देकर ये डिपॉजिट बनवाया हो। तो जिसके नाम का ये बनता है वो अपनी मर्जी से उसमें पैसा एनकैश कर सकता है। चलिए, इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत है। अब आप मुझे इसका आंसर बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है।
मेरे हिसाब से हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, और आपके हिसाब से भी हम बी के साथ ही जाएंगे, एज आई होप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ओ 11 आएगा चैप्टर नंबर 4, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, चैप्टर नंबर 4 ऑफ इकोनॉमिक्स, क्लास 10th। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 की तरफ। एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन ही है, आज भंडार लगा हुआ है पूरा। तो बेटा, MNCs have been attracted towards the Indian market. Reason: the government of India has allowed flexibility in labor laws. क्या बात है, बड़ा मिसमैच सा लग रहा है मुझे। क्या मिसमैच है? नहीं सर, मिसमैच नहीं है सर। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर मिसमैच नहीं है सर, हमने तो आंसर भी लगा दिया सर। एक बार मैं आपको बेटा थोड़ा वापस दिखा देता हूँ, स्टेटमेंट्स देख लीजिए। चलिए, तो मेरे अकॉर्डिंग आप जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली वो बच्चे अच्छे से कर पाएंगे जिन्होंने चैप्टर को अच्छे से गो थ्रू किया है। तो जिन्होंने जो चैप्टर नहीं किया है कर लीजिए, एट द 11th आवर चल रहा है, अंतिम क्षण है, 12 तारीख हो चुकी है, 2 दिन बाकी हैं। अब आप सब रिवीजन ही करेंगे, कुछ नया पढ़ने की ना हिम्मत होती है कई बार बच्चों में, क्योंकि इतना पढ़ चुके होते हैं पढ़ने वाले बच्चे, तो उनको सिर्फ लगता है कि बस अब फाइनल टच हो जाए और एग्ज़ाम हो जाए, बात ख़त्म, हम सुकून की नींद सो जाएं, आराम से एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, मज़े से सोएंगे। चलिए बताइए बेटा, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड। स्टेटमेंट्स बड़े हैं, आप एक बार रीड कर लीजिए और आंसर को सोच लीजिए इनमें से क्या होगा। चलिए, मेरे अकॉर्डिंग हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। ये सारे ही बिलोंग करते हैं, ये सारे ही करेक्ट हैं फॉरेन ट्रेड के साथ, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following is or are the functions or function of the WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पूरे ट्रेड को विजुलाइज करना, सुपरवाइज करना, उसके लिए लॉज बनाना, सारे काम इसी के हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, और जिस बच्चे को याद नहीं हुआ है तो वो आज यहीं से याद कर लीजिए, क्योंकि इसका ऑप्शन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव, तो यहीं से आपको उसके फंक्शंस याद हो जाएंगे बेटा। 3 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाते हैं, और 1 नंबर में अगर आता है तो 1 नंबर तो कहीं गया ही नहीं, क्योंकि ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ईयर डिड द WTO ऑफिशियली कमेंस इट्स ऑपरेशंस। क्वेश्चन नंबर 14, आपको बताना है कौन से ईयर से ऑफिशियली WTO ने अपना फंक्शन ऑपरेशन शुरू कर दिया था। तो जो ऑफिशियली ईयर है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे, 1995 इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए बेटा, जितना आप कर लेंगे उतने ही चमचमाते से प्यारे से मार्क्स आपकी मार्कशीट में आपको दिखाई देंगे। अदरवाइज देयर इज नो नीड टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, बड़ी प्यारी सी लाइन है इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, तो बाद में रोने की जरूरत नहीं है, जितना करना है मेहनत अभी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। रिमूव कर दिया किससे? टैक्स हटा दिए हैं, कोई भी आराम से ट्रेड कर सकता है, तो उसको क्या कहते हैं, उस टर्म को क्या बोला गया है आपकी इकोनॉमी की भाषा में। तो इकोनॉमिक्स की भाषा में मेरे अकॉर्डिंग जो बोला गया है, आई एम गोइंग टू टिक एंड यू कैन ऑल्सो टिक योरसेल्फ, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लगी है हमारे यहाँ बेटा। एक बार भारत ने टैक्स लगा दिए थे जब हम स्वतंत्र हुए थे, क्योंकि अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उन टैक्सेस को लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज।
कौन सा ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जिनकी वजह से इसकी शुरुआत की गई थी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है बेटा। रिच कंट्रीज, पुअर कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज। सो व्हाट इज द राइट आंसर? चलिए, हरीश शर्मा जी की तरफ से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डेवलप्ड कंट्रीज की वजह से इसको शुरू किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स। आईई, इस ये आईई आया ना बेटा, इस पर भी मैं एक बहुत अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, बहुत नॉलेजेबल होगी वो आप लोगों के लिए और लंबे समय तक आपको याद भी रहेगा। परचेज एंड सेल अक्रॉस ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज, इसके फिलअप में क्या आएगा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड, एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है बेटा फॉरेन ट्रेड। आप इसको फिल करके पढ़ लीजिए। फॉरेन ट्रेड रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स दैट इज परचेज एंड सेल अक्रॉस ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 फिर से एजर्शन रीजन बेस्ड है हमारे पास और ये शायद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एमसीक्यूज टाइप फॉर्म में बनते नहीं हैं इन दो चैप्टर्स से। द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखो जी, अभी मैंने पीछे दो क्वेश्चन पहले ही आपको समझाया है कि शुरू में इंडिया की गवर्नमेंट ने यहाँ पर टैक्स लगा दिया था, बैरियर लगा दिए थे। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं। रीज़न है टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। कोई भी नहीं अब ऐसा बच्चा होगा जिसको इसका आंसर नहीं पता होगा, क्योंकि पीछे ही मैंने बताया था कि इंडिया ने वो टैक्स बैरियर्स क्यों लगाए थे। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा फर्स्ट आंसर करेक्ट है। तो इसी के साथ आज की ये क्लास 18 क्वेश्चंस के साथ हमारी समाप्त होती है। इसमें जो भी बड़े क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, मनी एंड क्रेडिट को तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ। ग्लोबलाइजेशन को अभी एक वीडियो बनेगी तो उसमें कुछ चीज़ें मैं साथ में डिस्कस करूँगा फिर। ठीक है, फिर भी किसी को कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, अगली वीडियो में 100% वो एक्सप्लेन हो जाएगी। ठीक है, डू योर सेल्फ। क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, व्हाट आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डू वी एक्सेप्ट मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, गिव रीजंस। डिफाइन सेज विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। डिस्क्राइब द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम ओवर द ग्लोब ट्रेड करते हैं, बहुत सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं, चीज़ें एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं बेटा। ठीक है, जहाँ पर सर्विसेज और गुड्स हम बड़े लेवल पर एक्सचेंज करना शुरू कर देते हैं ओवर द ग्लोब, वो ग्लोबलाइजेशन होता है। तो उसके कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, मतलब कुछ पक्ष कुछ विपक्ष, कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान, कुछ मेरिट्स कुछ डीमेरिट्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको इस तरह से देना है। ये करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। कुछ नहीं बिगड़ेगा बेटा, आप करके देख लीजिए, कोई खर्चा नहीं होता। अपना अकाउंट चेक करवा लेना, कभी इसको करके लगता हो कि अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, ऐसा नहीं है बेटा। ठीक है, तो आप कर लीजिए इसको भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स, स्टे ट्यूनिंग विद मी। विजडम क्लासेस बाय हरीश शर्मा is going to welcome you all every time with different other topics related to class 9, 10th, 11th, 12th. ओके, तो अपनी तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए बेटा। मौसम बदल रहा है, अपने आप को थोड़ा सा उसके साथ भी एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपको सफाई रखने की आदत हो जाए, जो सबसे अच्छी आदत होती है, और आप इस एज से उसको इजीली सीख सकते हैं। टेक केयर, एंजॉय योर स्टडीज़।